हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने विश्व का भूगोल के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में आगे के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न। हम लोग पढ़ने वाले थे चंद्रमा से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से दीजिए। कथन ए, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण इसका क्या है? अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो इसका कथन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग आधा भाग यानी 59% या चंद्रमा के पृष्ठ का सदैव एक फलक ही दिखाई देता है, इसलिए कथन ए सत्य है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा लगभग एक ही समय यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है, अतः कारण आर भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर उनका कान काम करना बंद कर देता है। गलत। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यह राइट आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। तो जब अर्धचंद्र होता है तो यह है सूर्य, यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा, तो इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। सुमेलित कीजिए। तो ग्रह क्या है? यूरेनस ग्रह है। उपग्रह क्या है? चंद्रमा, सैटेलाइट। ए का दो, ए का 4 गलत है, ए का 1 गलत है। इसके बाद बी का एक यह सही है, बी का 2 यह गलत है, बी का 1 यह सही है। सी पुच्छल तारा हेली है, सी का 4, यह सी का 3 है, यह गलत, सी का 4 यह सही, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे मैच द फॉलोइंग को ऐसे एक एक ऑप्शन के द्वारा सही करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यूरेनस अर्थात वरुण एक ग्रह है जो सूर्य की दूरी के अनुसार 7वां क्रम है। मैरिनर 9 मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए 30 मई 1971 को नासा के द्वारा छोड़ा गया था। हेली एक पुच्छल तारा है जो वर्ष 1835, 1910 और 1986 में पृथ्वी से दिखाई दिया और यह 76 वर्षों बाद दिखाई देता है।
हमने अपने थ्योरेटिकल क्लास में आपको बताया था। ब्लू मून की परिघटना होती है तो हमने आपको ब्लू मून और न्यू मून दोनों बताया था। तो ब्लू मून वह स्थिति है या वह परिघटना है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो उसे ब्लू मून कहते हैं। जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हों, गलत है। एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में पूर्णिमाएं हों, यह भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, एक लास्ट माह के प्रारंभ में, एक लास्ट में, तो उसे ब्लू मून की घटना कहते हैं, ऐसा नासा ने कहा है। नासा के अनुसार ब्लू मून वह परिघटना है जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो जब किसी वस्तु को आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसका भार घट जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण यह 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। इसका सूत्र है पिंड का भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 364,000 किलोमीटर है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और उपर्युक्त विकल्पों में से यह एकदम परफेक्ट दूरी है, लेकिन उपरयुक्त विकल्पों के करीब 3,64,000 था, इसलिए राइट आंसर ए हो गया। एक देश अपने सेलिनी मतलब सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो यह 2009 का करंट का क्वेश्चन पूछा था, तो यह जापान देश है। सेलिनी का जापानी उपनाम कागुया है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया जापान का अंतरिक्ष यान था। इसे 14 सितंबर 2007 में भेजा गया था। अब हम लोग पृथ्वी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अक्षांश एवं देशांतर। प्रधान यामोत्तर या ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो प्रधान यामोत्तर और विषुवत यानी कि ध्रुव वृत्ति और विषुवत यानी भूमध्य रेखा जहां पर मिलती है तो वह कहाँ मिलती है? अंध महासागर, यानी इसका नया नाम हो गया अटलांटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा इसको। यह अफ्रीका के पास मिलती है। तो 0 अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा एवं 0 देशांतर रेखा यानी प्रधान यामोत्तर मध्याह्न यामोत्तर रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में स्थित है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो दूरतम की बात करें तो आप सारे नगरों को अक्षांश और देशांतर पर देखेंगे तो रोम जो है वह सबसे दूरतम यानी उत्तर में स्थित है। देखिए यहाँ पर अक्षांश के आधार पर बीजिंग चीन 3955 नॉर्थ, नई दिल्ली 2838 नॉर्थ, न्यूयॉर्क 40°45 नॉर्थ और रोम इटली जो कि सबसे ज्यादा है 41°54 नॉर्थ। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। ग्रीनविच में मध्याह्न है और एक जगह का स्थानीय समय
5 बजे है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यामुत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं यह 75 अंश पूर्व होगा। तो कैसे होगा आइए समझते हैं। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। इसका अर्थ है कि उस स्थान का समय ग्रीनविच के समय से आगे है। अगर ग्रीनविच के समय से आप पूर्व में आएंगे तो एक दिन माइनस हो जाता है, अगर पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन प्लस हो जाता है। तो समय से आगे है अर्थात वह स्थान पूर्व में स्थित है। समय का अंतर 5 घंटे का है, इसलिए 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में 300 मिनट। एक अंश में 4 मिनट घूमता है तो 4 मिनट बराबर 1 अंश। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो यह आएगा 75 डिग्री। क्योंकि यह स्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है अतः वह जगह 75 डिग्री पूर्व में स्थित होगा। कौन सा देशांतर यामुत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो सबसे बड़ा वृत्त पर कौन सा यामुत्तर है? तो 180 डिग्री प्रधान यामुत्तर रेखा। प्रधान यामुत्तर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह 0 अंश देशांतर रेखा होती है। इसके ठीक विपरीत 180 अंश देशांतर रेखा होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। या तो प्रधान यामुत्तर रेखा कह लीजिए या फिर ग्रीनविच रेखा कह लीजिए या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कह सकते हैं। यह 180 डिग्री होता है। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामुत्तर में दिखाई देती है? तो 93 अंश 30 मिनट ईस्ट में दिखाई देती है। यह सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप पर दिखाई देती है। यह कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किमी तथा पोर्ट ब्लेयर से 300 किमी दक्षिण में, 8 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 93-94 पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित है। अतः राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रधान यामुत्तर रेखा गुजरती है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है यूपीपीसीएस में, 2010 का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है आप ध्यान से देखिए। यूपीपीसीएस मेंस 2008, यूपी यूडीए या एलडीए मेंस 2010, इतनी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रधान यामुत्तर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो यह अल्जीरिया से गुजरती है और फ्रांस से गुजरती है। आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो प्रधान यामुत्तर रेखा पुर्तगाल से नहीं गुजरती है और नाइजीरिया से भी नहीं गुजरती है। प्रधान यामुत्तर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अभी हमने आपको बताया यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इस रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। प्रधान यामुत्तर रेखा देश के निम्नलिखित देशों और अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। तो यह विश्व के 8 देशों से प्रधान यामुत्तर रेखा गुजरती है। आप याद कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फंसाने के लिए। तो पहला है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, दूसरा है फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली,
बुर्किना फासो, टोगो और घाना। इन्हीं 8 देशों से होकर के हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा गुजरती है। आगे देखिए, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो यह दोनों ही कथन सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तिथि निर्धारक रेखा 180 अंश देशांतर पर स्थित है। अभी हमने कितनी बार आपको बता चुके हैं। यह रेखा ग्रीनविच रेखा यानी इंग्लैंड से 180 अंश के अंतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 अंश देशांतर का अंतर है। 180 अंश, एक अंश में 4 मिनट होते हैं, तो 180 अंश में 720 मिनट होंगे। 720 मिनट यानी 12 घंटे का अंतर है। अतः दोनों कथन सही हैं। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती है। तो कहाँ नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न रहे। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है। अतः ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अक्षांश और देशांतर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रटना छोड़कर समझने की कोशिश कीजिए। कि एक अंश में 4 मिनट होते हैं, तो 180 अंश में कितने मिनट होंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन ध्यान देने पर समझ में आ जाएगा। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 अंश पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। तो वह 10 बजे सोमवार को प्राप्त करेगा। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पश्चिम की दिशा में यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन द्वारा 90 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार दर्ज किया गया। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घड़ी की सुइयों के विपरीत अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो है हमेशा पश्चिम से पूर्व यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्कर लगाती है, और जहाज पश्चिम की ओर पृथ्वी के घूर्णन की गति से जा रहा है, अर्थात दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। किंतु पृथ्वी के अंदर की वस्तुओं पर घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात 90 अंश देशांतर की दूरी तय करने में जहाज को 6 घंटे का मतलब 360 मिनट। तो अगर आप इसको मिनट में निकालेंगे तो 6 घंटे का समय लगेगा, किंतु वह स्थानीय समय के अनुसार 6 घंटे पीछे रहेगा। अभी हमने आपको बताया था कि पूर्व में जाने पर एक दिन घट जाता है और पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुंचने पर वह स्थानीय समय 10 बजे सोमवार ही लिखेगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर उसका स्थानीय समय 10 बजे मंगलवार हो जाएगा। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसे किस मार्ग में बनाना चाहिए।
तो उसे देशांतर में बनाना चाहिए, क्योंकि किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करेंगे तो हम यात्रा को जल्दी कर सकते हैं। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो उस जगह की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। 15-15 देशांतर के अंतराल पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का अंतर है। कितने टाइम जोन है? टोटल 24 टाइम जोन है और प्रत्येक में 1-1 घंटे का अंतर है और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर है। ग्रीनविच माध्य समय GMT से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय आगे रहता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय पीछे रहता है। उसी के अनुसार उस स्थान के समय की गणना करनी है जो ग्रीनविच से आगे है, तो 6 में से 3 घटा 3 घंटे अर्थात 3 घंटे के देशांतरों की गणना इस प्रकार होगी। 3 घंटे यानी 180 मिनट, तो 180 मिनट का जब निकालेंगे तो यह आएगा 45 अंश देशांतर। अभी हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक टॉपिक का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा के और क्या क्या नाम है? इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो कौन से देशों से नहीं गुजरती है? तो गैबन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी, रवांडा। तो आपको पता है कि गैबन से भी गुजरती है, क्योंकि हमने आपको थ्योरेटिकल क्लास में बताया था कौन कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो गैबन से गुजरती है, सोमालिया से भी गुजरती है, भूमध्य रेखीय गिनी से नहीं गुजरती है और रवांडा से भी नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर है, यहाँ नहीं पूछा है इसलिए सही आंसर है 3 और 4, यानी इन दोनों देशों से नहीं गुजरती है। स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। यह कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें साओ टोमे और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको जायरे भी कहते हैं, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। टोटल 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा विश्व पर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो ब्रुनेई इन 13 देशों में शामिल नहीं था, कोलंबिया शामिल नहीं था, वेनेजुएला शामिल नहीं था। राइट आंसर है 3, केन्या। केन्या इसमें शामिल है, आप यहाँ देख सकते हैं, केन्या, युगांडा। तो इन 13 देशों में से केवल यहाँ पर केन्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केन्या। भूमध्य रेखा गुजरती है तो केन्या से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो यह भी हमने आपको कई बार बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। तो राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतास होता है। तो यह होता है 43 अच्छा। तो मकर संक्रांति 21 या 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। 21 या 22 दिसंबर को यह होता है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अक्षांश झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 अंश सूर्य का उन्नतांश कोण होगा, ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 90 अंश माइनस 47 यानी 43 डिग्री का कोण बनेगा। और मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य अक्षांश की दूरी 23.5 डिग्री प्लस 23 डिग्री यानी 47 डिग्री है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो जिसे यह याद होगा वही आंसर दे सकता है कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा मिस्र से होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है, म्यांमार से होकर गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती है। और नहीं में पूछा है तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। तो आइए देखते हैं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा हवाई द्वीप, यूएसए, मैक्सिको, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ओमान, इतने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती है। आपको कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है यह भी याद करना होगा, और भूमध्य रेखा और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती हैं यह भी ध्यान से याद करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मकर रेखा किस किस देशों से होकर गुजरती है। तो पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, इन सब से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो किस देश से नहीं गुजरती है? तो बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। आइए देखते हैं कौन कौन से देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस जिसको कहते हैं, टोगा, बोत्सवाना, नामीबिया, इतने देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। सारे देशों का आप लोकेशन और नाम याद रखिए। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किन में से मकर रेखा गुजरती है। अभी हमने यह आपको क्वेश्चन बताया, तो आइए देखते हैं मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, तो चारों ही देशों से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो यह कौन सी तिथि है? तो यह होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। यह सब आपको पिछली कक्षा में हम पढ़ा चुके हैं। 20 या 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय, 22-23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय, दोनों तिथियों में गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन एवं रात होते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो कर्क रेखा पर बिल्कुल नहीं, मकर रेखा पर नहीं, यह होगा विषुवत रेखा पर। राइट आंसर विषुवत रेखा। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। जब दिन लंबा होगा तो रातें छोटी होंगी। जैसे दिन 18 घंटे का हो गया तो रातें 6 घंटे की होंगी। दिन 15 घंटे का है तो रातें 9 घंटे की होंगी। इसी तरह इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। जबकि विषुवत रेखा पर रात एवं दिन की अवधि में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन होता है। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो वह 21 जून का ही दिन है जिसमें अपने स्वयं की छाया आप धूप में खड़े रहिए, बहुत छोटी दिखाई देती है, तो वह 21 जून के दिन होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहलाता है। इसको पढ़ना है आपको तो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर या रिपीट करके, जैसे भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है? ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो यह उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। और इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण वहां स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भूगर्भिक इतिहास। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जहाँ समझ में न आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइए। हम अगली कक्षा में उसके बारे में चर्चा करेंगे या उसे विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो हमें उम्मीद है आपको क्लास बहुत ही लाभकारी और उपयोगी होगा। आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।